हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ प्रीति हेयर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज, एमसीक्यू की सीरीज। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके डिप्लोमा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पॉलीटेक्निक के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एंड जो कंपटीशन एग्ज़ाम आप आफ्टर डिप्लोमा दोगे उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे, और कमेंट करके बताइए जिससे मैं आगे वीडियो बना सकूं। तो देखते हैं हम आज टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। अब एस्टिमेटिंग का हमारा जो मतलब क्या होता है वो होता है अनुमान लगाना। ठीक है, किसकी लागत का अनुमान लगाना। अब जिसके हम डिस्कस करेंगे कितने 7 MCQ 7 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब उससे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग होता क्या है। व्हाट इज एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग क्या होती है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, एस्टिमेशन इज एन आर्ट बाय विच वी कैन गेट एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का अप्रोक्सीमेट हम पता कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व एंड द टाइम टू बी टेकन फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट। तो क्या होता है, हमारा एस्टिमेशन से हमें ये पता लग जाता है कि हमारा कितना मटेरियल लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगा, और किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट करने में, कंप्लीट करने में कितना टाइम हमें लगेगा। इसे किससे पता लग जाता है, हमारा एस्टिमेशन से ये चीज़ हमें पता लग जाती है। तो एस्टिमेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। अनुमान लगाना, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि जैसे आप कोई भी घर में छोटा मोटा काम करते हो, लाइक कोई पार्टी आप प्लान करते हो, तो पार्टी प्लान करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ गेस्ट कितने होंगे। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ गेस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर, फिर उनको आप इनविटेशन दोगे। इसी तरीके से हमारा एस्टिमेशन का प्रोसीजर होता है पूरा। अब उन गेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप खाना तैयार करवाओगे, ठीक है। खाना तैयार करवाओगे, उसी के अकॉर्डिंग आप पूरा प्लान करोगे कितने भाई कितनी 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 क्वांटिटी में आपको सामान लाना है पार्टी के लिए। तो ये इसी तरीके से अपना एस्टिमेशन का रोल है यहाँ पे। अब देखिए, पर्पस क्या है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का। पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, तो देखिए पर्पज यहाँ पे, फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इट इज नेसेसरी टू नो द मटेरियल रिक्वायर्ड एंड द कॉस्ट ऑफ इनक्योर बिफोर स्टार्टिंग ए प्रोग्राम। अब किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें कितनी कॉस्ट लगने वाली है, कितनी लागत आएगी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, ठीक है। कॉस्ट का हमें अनुमान होना चाहिए जिससे हमें हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो बीच में ना रुक पाए, ठीक है। ये किससे हमें लगेगा कॉस्ट का अंदाजा, अनुमान लगाने से, एस्टिमेशन निकालने से। हमें एस्टिमेशन निकालेंगे तभी हमें कॉस्ट का पता लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम एस्टिमेशन निकालते हैं जिससे कि हमारा प्रोग्राम सही से रन कर सके। एस्टिमेशन इज नेसेसरी बिकॉज इट गिव्स श्योरिटी अबाउट अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, कि कितनी हमें इसमें मनी लगेगी, कितना हमारा टाइम लगेगा। इसलिए हमारा एस्टिमेशन जरूरी होता है। एस्टिमेशन हमारा, हमें हमारे काम को पूरी तरीके से, सही तरीके से करने में हेल्प करता है, उसको सही टाइम पे करवाने में मदद करता है। उससे हमारा लागत पता होते हुए ऐसा नहीं होता, अगर एस्टिमेशन नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा नुकसान की हमें यही नहीं पता रहेगा कि मान लो हमारा बिल्डिंग है करोड़ों की बनने वाली और इतनी हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो हमारा काम बीच में अटक जाएगा, ना हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, तो हमारा काम पूरा सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें एस्टिमेशन निकालना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल शेड्यूल। इलेक्ट्रिकल शेड्यूल हमारा क्या होता है, तो हमारे यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शंस क्या है हमारे, ए लिस्ट और ए प्लान ऑफ ए बिल्डिंग प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट इन ईच रूम, द लिस्ट ऑफ all electrical components required for a particular room, the list of component along with their prices, और डी है both B and C, and E है none of these, ठीक है। तो अभी हमें एमसीक्यूज का जो फंडा होता है बेसिकली वो क्या होता है कि हमें, अगर मान लो कोई हमें आंसर बिल्कुल क्लियरली पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती हमें। और सपोज करो कि हमें आंसर का कोई आइडिया ही नहीं है, तो हमें पहले ये देखना होता है कि गलत कौन कौन से इसमें से, ठीक है।
तो पहले हम उन गलत को कट करते जाएंगे कि ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये तो बिल्कुल आंसर हो ही नहीं सकते, तो उनको हम शॉर्टलिस्ट करते जाएंगे। फिर हम देखेंगे अब ये दो कौन से सही है, उन दो में से ज्यादा गलत कौन सा है उसको हम शॉर्टलिस्ट कर देंगे, फिर जो बचता है वो हम आंसर कर देंगे। ये होता है जिस क्वेश्चन का हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है, ये उस केस में होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, आंसर ए, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ए लिस्ट और ए प्लान ऑफ ए बिल्डिंग प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट इन ईच रूम। तो जो शेड्यूल होता है इलेक्ट्रिकल शेड्यूल, वो इन्फॉर्मेशन देता है कि एक रूम में हमारे कितने पॉइंट लगेंगे, लाइक कितने लाइटनिंग पॉइंट लगेंगे, कितने पावर पॉइंट लगेंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है, जो इलेक्ट्रिकल शेड्यूल होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द मेन फैक्टर टू बी कंसीडर्ड while preparing the main factor to be considered while preparing a detail estimate is। जो डिटेल एस्टिमेट है उसको कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आंसर क्या है अपना, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल एंड ऑल ऑफ द अबोव। तो आंसर यहाँ हमारे जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबोव। जो हमारे डिटेल एस्टिमेट है उसमें ये सारी चीजें हमें चाहिए, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल भी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल चाहिए एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये भी हमारा इंक्लूड रहता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द आंसर, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय पेटी परचेज। पेटी परचेज क्या होता है, अब यहाँ पे हम देखते हैं पेटी परचेज बेसिकली क्या होता है। पेटी परचेज, हमारा पेटी से मतलब है यहाँ पे छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे जो हमारे खरीदारी होती है उन्हें बोलते हैं हम पेटी परचेज। ठीक है, छोटी छोटी खरीदारी को हम पेटी परचेज बोलते हैं। अब देखिए ऑप्शंस क्या है, एन आइटम, ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। एन आइटम परचेज फ्रॉम मार्केट बाय परचेज असिस्टेंट विथ प्रॉपर फॉर्मल ऑर्डर। ठीक है, एन आइटम परचेज फ्रॉम मार्केट बाय परचेज असिस्टेंट विदाउट ए प्रॉपर फॉर्मल ऑर्डर, ए सिंगल टेंडरिंग परचेज एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अब देखिए पहले तो एक एक उसको समझते हैं हम। अब ये क्या होता है, छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं जो बीच बीच में आते रहते हैं हमारे एस्टिमेशन के दौरान, किसी प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट है हमारा, जो काम चल रहा है किसी इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग का, तो उसके बीच में जो छोटे छोटे खर्चे आते रहते हैं उनके बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो उनके लिए हमें किसी फॉर्मल ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा फर्स्ट वाला क्या होगा, ये तो हो गया हमारा रॉन्ग, ये वाला नहीं है। किसी फॉर्मल छोटे छोटे खर्चे के लिए हमें किसी फॉर्मल ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। ये सिंगल टेंडरिंग परचेज, इतना कोई टेंडर निकालने की हमें जरूरत होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी, बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, एन आइटम परचेज फ्रॉम मार्केट बाय परचेज असिस्टेंट विदाउट प्रॉपर फॉर्मल ऑर्डर, कोई किसी फॉर्मल ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है हमें छोटे छोटे खर्चे करने के लिए, ये हमारा होता है पेटी परचेज। अब देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मेंट बाय कंटीजेंसीज। कंटीजेंसीज क्या होती है, हमारे आकस्मिक। ठीक है, आकस्मिक जो चार्ज होते हैं उन्हें बोलते हैं हम आकस्मिक, आकस्मिक चार्ज होते हैं उन्हें बोलते हैं कंटीजेंसी चार्ज। ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या क्या है इसमें ऑप्शंस। द लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, नो। द लिस्ट ऑफ वेट एंड अनफोर्सीन आइटम इज इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। द लिस्ट ऑफ कंपोनेंट along with their discount price in included in this category, and D is both A and C एंड ई है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो कंटीजेंसी, पहले तो हम कंटीजेंसीज का मतलब समझते हैं, ये होता है हमारा आकस्मिक, जैसे तो हमें पता है आकस्मिक। अब क्या होता है हमारा ऑप्शन बी देखते हैं हम, ये हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन बी है हमारा द लिस्ट ऑफ वेग, यानी ये क्या है, अस्पष्ट। इसका मतलब क्या होता है हमारा, वेग का मतलब अस्पष्ट। ठीक है, अनफोर्सीन अदृश्य। ठीक है, कंटीजेंसी जो अचानक खर्चे आ जाते हैं, जैसे भी हमारा कोई इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है वो चल रहा है और उसके बीच में कोई अचानक, जिनका हमें आइडिया नहीं होता है, जिन खर्चों का हमें, वो खर्चे आ जाते हैं, उन्हें बोलते हैं अचानक आने वाले। तो अनफोर्सीन जो अदृश्य और अस्पष्ट खर्चे होते हैं वो कंटीजेंसी में इंक्लूडेड होते हैं, वो सारे हमारे किसमें,
ये जो खर्चे होते हैं हमारे कंटीजेंसी में, जो वैग और अनफोर्सिन जिनका हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है, जो नासाफ होते हैं, ठीक है, वो हमारे कंटीजेंसी में इंक्लूड होते हैं। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आंसर हमारा इसका क्या होगा? बी, इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। अब आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? विच अमोंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ए गुड एस्टिमेशन। गुड एस्टिमेशन के लिए हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा आंसर? अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड वेंडर सिलेक्शन, न्यू प्रोडक्ट एंड देयर क्वालिटीज, प्राइस एंड डिस्काउंट प्रोवाइडेड फॉर ईच प्रोडक्ट। तो इसमें क्या बोला है हमारे पहले क्वेश्चन में? गुड एस्टिमेशन के लिए हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो हमारी प्रोडक्ट की जो उपलब्धता है उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है, इसकी भी जरूरत पड़ती है। सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का सोर्स क्या है, और विक्रेता का सिलेक्शन, विक्रेता का सिलेक्शन भी इसमें एक मेन रोल प्ले करता है। न्यू प्रोडक्ट एंड देयर क्वालिटी, और प्रोडक्ट और उनकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी घटिया तो नहीं है, ठीक है। प्राइस एंड डिस्काउंट प्रोवाइडेड फॉर ईच प्रोडक्ट, और हमारे जो प्राइस है एंड डिस्काउंट कितना, क्या तो उसकी प्राइस है किसी प्रोडक्ट की, क्या उस पर डिस्काउंट दिया गया है, भाई 10% दिया गया है, 5% दिया गया है, ये सारी ही चीजें, ये एंड ये सारी चीजें हमारे एक गुड एस्टिमेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा हमारा क्या होगा? सी। तो इसमें हमारा ये भी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट भी चाहिए, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेंडर सिलेक्शन भी चाहिए, न्यू प्रोडक्ट एंड देयर क्वालिटी, प्राइस एंड डिस्काउंट प्रोवाइडेड फॉर ईच प्रोडक्ट। तो इसके हमारे चारों ही ऑप्शन सही है। तो आंसर जो हमारा होगा इसमें होगा सी, हमारा आंसर होगा। ओके, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है हमारा, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ टेंडरिंग इज यूज्ड बाय परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। अब क्या है कि टेंडरिंग से तो मतलब आप समझते ही हो कि कौन सा जो टेंडरिंग का मोड है, कौन सा टेंडरिंग का मोड परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे हमारे क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? ओपन टेंडरिंग, लिमिटेड टेंडरिंग, स्पॉट टेंडरिंग, ग्लोबल टेंडरिंग, ठीक है, और ये लास्ट वन। अब देखते हैं हमारे ओपन टेंडरिंग क्या होती है। ओपन टेंडरिंग हमारी क्या होती है? ये सभी के लिए हमारी कॉमन टेंडरिंग है, जो ज्यादातर यूज में ली जाती है गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा और प्राइवेट, दोनों ही सेक्टर के द्वारा हमारे यूज में ली जाती है ये वाली टेंडरिंग प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है हमारा कि ये टेंडरिंग जो प्रोसेस है हमारी, ये सबको सारे जो भी जितने भी सप्लायर्स है उनको या तो न्यूज़पेपर या फिर किसी एड या फिर इनके द्वारा इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो जितने भी हमारे सप्लायर्स होते हैं वो टेंडर सबमिट करते हैं और फिर उनके डिस्काउंट के अकॉर्डिंग या फिर जिसकी सबसे ज़्यादा टेंडर रेट कम होती है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं जब टेंडर ओपन होते हैं। तो ये होती है हमारी ओपन टेंडरिंग। ओके, अब आती है लिमिटेड टेंडरिंग। अब लिमिटेड टेंडरिंग में क्या होता है? लिमिटेड टेंडरिंग को हम सेलेक्टिव टेंडर प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो सेलेक्टिव से ही मतलब हमारा क्या है कि इसमें क्या है कि कुछ जिनकी ट्रैक हिस्ट्री, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी अगर ट्रैक हिस्ट्री सही होती है, ठीक है, कि इनके भाई ये तो अच्छा काम करते हैं और हमारा जो है जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छी क्वालिटी के यूज करते हैं और घटिया क्वालिटी और काम भी हमारा टाइम पे करते हैं, तो वो होती है गुड ट्रैक हिस्ट्री, ठीक है। तो उनको क्या करते हैं डिपार्टमेंट डायरेक्टली सिर्फ उन्हीं सप्लायर को इन्विटेशन देता है, उन्हीं सप्लायर को इनवाइट करता है, इनविटेशन के थ्रू इनको इनवाइट किया जाता है। तो इसमें क्या लिमिटेड हो जाता है कि बाकी जो लोग हैं, बाकी सप्लायर, हर कोई इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। जिनको इनविटेशन जाएगा वही सप्लायर अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पॉट टेंडरिंग। स्पॉट टेंडरिंग भी समथिंग लाइक लिमिटेड टेंडरिंग के जैसे ही है। लिमिटेड टेंडरिंग, स्पॉट टेंडरिंग में क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर एरिया है, वहां के सप्लायर को नोटिस दिया जाता है कि तुम आके अपने टेंडर सबमिट कर सकते हो। ग्लोबल टेंडरिंग, नेक्स्ट आता है ग्लोबल टेंडरिंग। ग्लोबल टेंडरिंग में अपना क्या है कि ग्लोबल टेंडरिंग में हम पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी सप्लायर आके अपने टेंडर सबमिट कर सकता है, ठीक है। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। इसमें ये सारे ही टेंडर एक परचेज डिपार्टमेंट कोई सी भी प्रोसेस अपना फॉलो कर सकता है, ये फॉलो कर सकता है, ये फॉलो, ये भी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर वो क्या होगा? हमारा डी इज द आंसर। कोई सा भी परचेज डिपार्टमेंट कोई से भी टेंडरिंग प्रोसेस को फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन
पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो देखिए अभी इनको पढ़ते हैं। द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द वर्क एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ कंटिजेंसीज वर्क चार्जेस एस्टेब्लिशमेंट टूल एंड प्लांट इज कॉल्ड वर्क वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारी वर्क वैल्यू, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व टू कंप्लीट ए वर्क इंक्लूडिंग incidental establishment and traveling charges is called actual cost। ठीक है, the actual expenditure involved to complete a work including incidental establishment and traveling charges, इसमें सारे इंक्लूड होते हैं, वो क्या बोलते हैं, हम उसे एक्चुअल कॉस्ट बोलते हैं। सी है हमारा फॉर्मल एक्सेप्टेंस बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट फॉर इंक्योरिंग एन एक्सपेंडिचर ऑन द वर्क इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। अब इसमें जो है हमारा 7 क्वेश्चन में ये सारे ही ऑप्शन अपने सही है, तो इसका जो आंसर होगा अपना वो क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी आंसर होगा अपना। ठीक है, तो इसके हमारे क्वेश्चन इतने ही 7 क्वेश्चन है एस्टिमेशन कॉस्टिंग से रिलेटेड। अब बाकी हम अर्थिंग से इससे रिलेटेड और क्वेश्चन वायरिंग से एस्टिमेशन में और भी पढ़ेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। ओके, थैंक यू।